नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं सेट नंबर 15 का, जो कि पता होगा कि बिहार पुलिस से आपको सेट नंबर 15 कराया गया था, ऊंची उड़ान वादा सफलता का, जिसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं, जिसको आपको प्रैक्टिस के तौर पे ऑफलाइन जो है इसका सेट चलाया जाता है, फिर आपका इसका डिस्कशन ऑनलाइन दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, बहुत जल्द में ही खींच लेंगे, क्यों? क्योंकि आपको समय कम और आंसर बेहतर मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एआई और साइबर सिक्योरिटी फोकस करने वाले जो ये NILET जो है, जिसका है जो मुख्यालय नई दिल्ली में है, वो पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का एक उद्घाटन किया गया, ये कौन मंत्री ने किया? तो ये अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया, याद रखिएगा। मन की बात रेडियो शो 2025 के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये मन की बात पहली बार जो है 2014 में जो है 3 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने अपने जो देश से संबंधित बातें होती है वो जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया, जो कि 11 साल अभी पूरे हो गए। तीसरा है आपातकालीन संपर्क और सुविधाजनक जानकारी देने के लिए NHAI, याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात कर रहा है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्या स्थापित करेगा? तो ये QR कोड स्कैनर जो है इसका वाला साइन बोर्ड जारी करेगा, ताकि अस्पताल पहुंचाने में, साथ ही साथ अगर कोई ईंधन से संबंधित कोई खराबी है या नहीं वहां पर मिल पा रहा है, तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ों को जानकारी, या गाड़ी से संबंधित किसी तरह से आपको टोल टैक्स या इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारियों के लिए आपको QR कोड जो है ये दिया जा रहा है, ताकि आपातकालीन संपर्क आपसे किया जा सके। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 15वें राष्ट्रपति, आपको पता होगा अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जो हमारे थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह से नए जो अभी चुने गए हैं वो कौन? CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन, इनका कई बार आपसे हो सकता है कि पूछ दे फुल फॉर्म, तो चंद्रपुरम, याद रखिएगा, चंद्रपुरम पोन्निशमी जो है राधाकृष्णन उनका पूरा नाम है। स्वच्छोत्सव 2025 अभियान का शुरुआत कब किया गया था? अच्छा, इससे पहले जो CP कृष्णन थे ये राज्यपाल रह चुके थे महाराष्ट्र साइड। स्वच्छोत्सव 2025 अभियान कब शुरू किया गया? वो ऑप्शन है आपके पास 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 17 सितंबर, 2 या 5 जून। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपको 17 सितंबर 2025 को। ठीक है, ये जो शुरू किया गया, और कब तक? तो ये 2 अक्टूबर तक चला, याद रखिएगा, कब तक? 2 अक्टूबर तक चला। और स्वच्छता ही सेवा है इसका थीम था इस बार का, स्वच्छता ही सेवा है ना, इस बार का थीम था। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सी टीवी चैनल जो है वो लॉन्च की गई है? तो ये 65वें जो है NCERT की स्थापना दिवस पर जो टीवी चैनल, वो बाल बाटिका लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, बाल बाटिका, जो कि चैनल नंबर 35 पर इसको लाया गया है। इसमें 3 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके ज्ञान को वर्धन करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है ये बाल बाटिका चैनल लाया गया है। हाल ही में चर्चित कोको द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो ये है आपको म्यांमार में, याद रखिएगा। जो म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहा जाता है, वहीं पर कोको द्वीप है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। और भारत का जो एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, उससे ये 55 किलोमीटर की दूरी पर, कहीं कहीं 53 भी मिलेगा आपको, 53 या 55 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये म्यांमार का कोको द्वीप है, जो कि आप नाम जानते होंगे, यांगून एक जगह है, आपको पता होगा, उसी का ये हिस्सा है, जो कि म्यांमार क्षेत्र में आता है। शिक्षा विभाग बिहार द्वारा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए विशेष अध्ययन, यानी कि वर्ष 1 से 3, जैसे 3 से 6 में आपने देखा बाल बाटिका, वैसे ही 1 से 3 वर्ष के लिए शिक्षा विभाग ने अभी हाल में पूछ रहा है कि कौन सा एक मिशन शुरू किया, जिससे मतलब ये पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा मिशन है। तो मिशन निपुण जो है ये शुरू किया गया शिक्षा मिशन, शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसमें ये कहा जाता है कि 3 से लेकर के जो 3 वर्ष तक, या 3 क्लास तक, सॉरी 3 वर्ष नहीं, 3 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, याद रखिएगा, उसके तहत जो है इसको लागू किया गया है, ताकि 3 वर्ष के बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल सके। वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य का बजट का आकार क्या था? तो वर्ष 2026 में जो बिहार का बजट था वो 3.17 लाख करोड़ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं की भागीदारी जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है। कितना हुआ है? तो ये 71.78% महिलाओं की भागीदारी है। अगर हम बात करेंगे कुल भागीदारी का, तो कुल भागीदारी में 62.8% हो जाता है, ये इसमें पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, पुरुष। और अगर दोनों का आप निकाल लेंगे एवरेज, तो एवरेज आपको 67.6% के आसपास जो है वह कुल हो जाता है, जो कि अभी तक का कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग हुई है।
डैश दामोदर रिवर इज नोन एज द सैरो ऑफ बंगाल। यहाँ पर आपको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, मतलब आपको ए एन दी जो है उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो पहला, द दामोदर रिवर इज नोन एज अ सैरो ऑफ, तो मतलब आपको ये जो है एक इसके साथ चले जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? आई एम लुकिंग फॉर डैश फॉर विंडोज, ग्लास फॉर विंडोज, या फिर क्या नाम है आपको मेनी ग्लासेस, सम ग्लासेस हो जाएगा। हिमांशु इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट एंड ही डैश गोज टू स्कूल, यानी ये पूछ रहा है कि हिमांशु जो है वह एक्सीलेंट है, और ऑप्शन आपको दे रहा है कि ही ऑलवेज गोज टू स्कूल हो जाएगा, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद सी वॉज कॉल्ड डैश एन इंटरव्यू, सी वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, है ना, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश फॉर हिम, यो फॉर हिम हो जाएगा, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिम। सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रक्टरी जो है शब्द है, याद रखिएगा, ये जो डिस्ट्रक्टरी शब्द है इसका पूछ रहा है क्या होगा, तो आंसर आपको ऑप्शन दे रहा है ओबीडियंट, उसके बाद पंक्चुअल, उसके बाद रेगुलर या एमलेस हो जाएगा, मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो। फिर उसके बाद आपसे ऑप्शन अगला दे रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ द एंसेस्टर्स का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो एंसेस्टर का जो है डिसेंडेंट्स जो है वह इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, और यह पूछ रहा है कहाँ पर है, तो चूलिया जो है पता होगा चंबल नदी है, और जैसे ही चंबल नदी का बात होगा तो आपको पता होगा ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन एक मिनट सॉरी, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, सॉरी चंबल नदी नहीं पूछा आपको, चूलिया जलप्रपात पूछा कहाँ है, सॉरी ये राजस्थान में, सॉरी ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़, सॉरी राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है ना, वहीं पर चित्तौड़गढ़ में ही है, जो कि 9 मीटर ऊंचाई पर है। सॉरी, भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खनिज का भंडार है? भारत में खनिज का भंडार, तो ऐसे आप इसमें से दो को मान सकते हैं, पश्चिमी घाट में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा खनिज का भंडार छोटा नागपुर है, जिसमें आप उड़ीसा देखेंगे, झारखंड देखेंगे, ये सब आ जाता है। डैश भूमि नियमित रूप से फसल के लिए उपयुक्त है, तो कृषि भूमि यानी एरेबल जो लैंड है, यह माना जाता है कि भूमि जो है वह फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगना होता है? फलों का उगना मतलब हो गया पोमी कल्चर, जो है यह फलों के उगने से संबंधित है, पोमी कल्चर याद रख लीजिएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे आपको क्या नाम है सेरीकल्चर, शब्द सुनिएगा जरा, आपको अलग अलग शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अगर मधुमक्खी से संबंधित अगर आपको बात करेगा, रेशम कीट से संबंधित अगर आपको बात करेगा, तो वह आपको अगर ये एपीकल्चर हो जाएगा, तो ये मधुमक्खी से संबंधित आपको हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पेड़ पौधे से संबंधित आपको अरबी कल्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पर अगर हम चलेंगे क्या नाम है सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर रेशम कीट वगैरह देखते होंगे, उससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद दक्कन के पठार के काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी होती है? तो फास्फोरस की उसमें बहुत ज़्यादा कमी होती है, याद रखिएगा, ठीक है, है ना, फास्फोरस की क्या होती है, उसमें कमी होती है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, शैवाल और लाइकेन जो है वह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? शैवाल और लाइकेन जो होता है वो आपको टुंड्रा वन में जो होता है इस प्रकार के वनों में पाया जाता है। भारत में उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन में क्या होता है? जब ग्रीष्मकालीन होगा तो गर्मी होगा, और जब गर्मी होगा तो याद रखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वायुदाब में क्या होगी, आपको कमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेट नंबर 15 के 25वें क्वेश्चन पे, पैठानी साड़ी की बुनाई किस राज्य में है? तो पैठानी जो है एक वहाँ पर क्षेत्र है पैठान, उसी के नाम पर है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता जो न्यायिक पुनर्वलोकन है वो कहाँ से लिया गया? तो ये याद रखिएगा, कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है ना, जो यूएस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग आमतौर पे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ये ब्रिटेन के शब्द से ये लिया गया है, जो कि वहाँ पर 1215 ईस्वी में दिया गया था। ये भाग 3 हो जाएगा, जिसमें भारत में फंडामेंटल राइट आप कहते हैं, जो कि 12 से 35 तक का जिक्र है। भारतीय संविधान के पास
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से वाणिज्य व्यापार समग्र निबंधन से अधोरोपित करने की शक्ति है? तो ये आपका अनुच्छेद आपको 303 हो जाएगा, जिसके तहत जो है अधिरोपित करने का अधिकार है। आई होप आपका यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वाणिज्य व्यापार से संबंधित 303 के जगह पे 302 करिए, क्योंकि अधिरोपित करने की शक्ति बात कर रहा है, तो ये आपका डी हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरे न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो दूसरे न्यायिक वेतन का आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया वो न्यायमूर्ति पीवी रेड्डी को जो है वह चुना गया है, उन्हें अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि रंगराज समिति जो है, रंगराजन समिति, उसका पूछ रहा है कि संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का जो संबंध है, जिन्होंने 2012 में मतलब रिपोर्ट 14 में दिया था, और उन्होंने बताया था कि अगर शहर का इनकम 1072 रुपया है, 1407 रुपया अगर है, और गांव का इनकम अगर 972 है, तो वो गरीबी रेखा में नहीं आएगा। तो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित ये रंगराजन समिति है, तो आंसर हो जाएगा गरीबी का आकलन। ठीक है, ये शहर के लिए था और ये गांव के लिए था। तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ से आपको सर लेकर के चलेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच। सुस्वागतम ऊंची उड़ान का ये प्लेटफॉर्म, जहां सफलता वादा की राह पे हम लोग निकले हुए हैं। सेट 15वां है और इतिहास के कुछ पोर्शंस को पहले देख लेते हैं, फिर अर्थशास्त्र को देखेंगे, फिर हिंदी को भी हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए 31वें नंबर पे आते हैं कि वर्तमान में लोथल किस राज्य में है। तो बता दें कि लोथल ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक बंदरगाह भी मानी जाती है। मक्का का द्वार भी हम सूरत को कहते हैं, ध्यान रखना है कि मक्का का द्वार भी हम सूरत को कहते हैं। और इस समय में जो हड़प्पाई की जो ये स्थल है लोथल, यहाँ पे हमें एक गोदीवाड़ा भी देखने को मिला है। तो ध्यान रखना है कि अगर गोदीवाड़ा से भी कोई प्रश्न आता है तो वो हमारा लोथल में सिचुएटेड है, याद रखना है। लोथल में ही गोदीवाड़ा पाया गया है हमारे पास। और ये जो लोथल है ये वर्तमान समय में, हम सूरत का ही बात कर रहे थे, तो वो गुजरात में देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। आते हैं पूर्व मीमांसा स्कूल। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे जैमिनी जी हैं, ठीक है। और जैमिनी जी माना जाता है कि वेद व्यास के ही शिष्य हैं। तो यहाँ जो पहला नंबर में वेद व्यास है, तो याद रखना है वेद व्यास के शिष्य भी माने जाते हैं जैमिनी, ठीक है। वेद व्यास के शिष्य हैं, प्रमुख के शिष्य के रूप में जैमिनी जाने जाते हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। वेदों और कर्मकांडों के बीच में अनुष्ठान के लिए ये बात था कि आखिर कैसे अनुष्ठान किया जाता है। उसके लिए मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किए थे वेद व्यास के शिष्य जैमिनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 33वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मौर्य राजाओं में से पियदसी नाम किससे संबंधित है? तो पियदसी नाम जो है ये हमारे अशोक से संबंधित देखने को मिलेगा। और इसकी जो खोज है, याद रखना है, इसके बारे में जो पता चला है वो 1838 में जेम्स प्रीसेप के द्वारा ये बात बताया गया है, ठीक है। तो जेम्स प्रीसेप के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है, क्योंकि अशोक ने खरोष्ठी लिपि में, अशोक ने ब्राह्मणी लिपि में, याद रखना है कौन दो लिपि, ये सब प्लीज अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि, इस दो लिपि में हमें जिक्र देखने को मिला है। इनके अभिलेख में पियदसी नाम का जिक्र देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही प्रिय हैं, लोगों को भा जाते हैं। ऐसे नाम हमें अशोक का देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अशोक। 1838 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप के द्वारा इस बात को बताया गया है, ठीक है। आते हैं बबरू बैराट शिलालेख। बबरू बैराट शिलालेख बता दें कौन सा शिलालेख है? ये शिलालेख हमें देखने को मिलता है कि जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब अपनाया था भैया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की जान चली गई। जो कलिंग वर्तमान समय उड़ीसा में है, जब यहाँ पर इन्होंने युद्ध किया, इसमें जब लोग हार गए, उसके बाद इन्हें ऐसा लगा कि हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए, मार का ज़्यादा उचित नहीं है। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका जिक्र जो है वो बबरू बैराट अभिलेख में देखने को मिलता है कि अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया है। इसका जिक्र हमें बबरू बैराट अभिलेख शिलालेख में देखने को मिलता है।
तो ये शिलालेख वर्तमान कहाँ पर है? ये शिलालेख है राजस्थान में, मतलब था राजस्थान में, अब इसको कलकत्ता संग्रहालय लेके आ गया है, याद रखना है। अब अगर देखना चाहते हैं तो कलकत्ता के म्यूजियम में जाइए, कलकत्ता के संग्रहालय में जाइए, वहाँ आपको वर्तमान समय में वो शिलालेख दिख जाएगा। तो बबरू बैराज शिलालेख कहाँ पर था? वो राजस्थान में था, ठीक है, ध्यान रखना है, आंसर राजस्थान होगा, क्योंकि बबरू बैराज जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह, ब्लड और आयरन की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया नीति है। बता दें कि बलबन के शासनकाल में मेवाती समुदाय अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे थे, अपने विरोध को बहुत आगे तक फैला रहे थे। इसी कारण से इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई, बहुत ही कठोर नीति थी। और इस नीति में कहा गया था कि हम लोगों को दुश्मनों के खिलाफ बहुत ही कठोर नीति अपनानी चाहिए, और हम लोग एकदम कठोर रहेंगे। तो ये हमारे बलबन हैं। रजिया सुल्तान के बाद कोई अगर हमें राजा नज़र आ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में योग्य, जो लंबे समय तक चल पा रहे हैं, तो हमारे बलबन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बलबन ही इसका राइट आंसर होगा, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, बलबन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण जो है वो 1398 ईस्वी में देखने को मिलता है। 1398 में युद्ध देखने को मिलता है। इसके लिए किलाबंदी की गई, तुगलकाबाद बनाया गया, डर के मारे क्या कुछ नहीं हो रहा था, याद करिए 1398 याद रखना है। और ये जो आक्रमण है वो तैमूर का आक्रमण है भारत में। इस कारण से यहाँ पे बहुत सारे किलेबंदी भी हो रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, और इन सारे राज्य का निर्माण बस इसी उद्देश्य से हो रहा है कि हमें तैमूर आक्रमण से बचना है, हमें तैमूर आक्रमण से बचना है। इसी कारण से दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से, आगे क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? आगरा शहर की स्थापना लोधी वंश के द्वारा की गई थी, बता दे। तो लोधी वंश हमारे कहाँ देखने को मिल रहे हैं? लोधी वंश हमको पहला ही नंबर में देखने को मिल रहा है, लोधी वंश, ठीक है। तो लोधी वंश के द्वारा, और ये जो लोधी वंश के द्वारा हमें देखने को मिलता है, इसकी स्थापना की गई है, और 1489 से लेकर के 1517 तक ये वंश चल रहा है, ठीक है। और ये जो बना है वो हमारे सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में बनाया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। सिकंदर लोधी ने इसी आगरा को 1504 ईस्वी में बनाया है, 1504 ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल बनता है कि आगरा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1504 ईस्वी में। कौन बनाए हैं? सिकंदर लोधी का। तो इसमें राजवंश पूछा गया है, तो ना ही तुगलक, ना ही खिलजी, ना ही सैयद, हमारा राइट आंसर क्या होगा? लोधी राजवंश। लोधी राजवंश के द्वारा ही इसको बनाया गया, राइट आंसर लोधी राजवंश होगा। आते हैं 38वें नंबर की तरफ। 38वां नंबर का जो सवाल हमारे पास है वो ये है, 12 अगस्त को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में तैनात किया था, ठीक है, रूप में तैनात किया। तो बता दें कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग बार बार इस चीज़ को किए हुए हैं, इसी कारण से कोई ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। 57 में बंगाल पर आक्रमण, जिसको बोला जा रहा है पलासी का युद्ध, ठीक है, 23 जून, कितना, इसीलिए कह रहे हैं ना कि बार बार अगर सेट देते रहते हैं तो इन सारे क्वेश्चन पे कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 22 या 23 अक्टूबर, ठीक है, ये होता है हमारा बक्सर का युद्ध। और इसी बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेजी सेना जीत जाती है तो वो शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि करती है, और उस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि में हमें देखने को मिलता है कि बंगाल का दीवानी राइट्स ये लोग ले लेते हैं, दीवान ले लेते हैं। दीवान का मतलब ये है कि कर जो है अब अंग्रेजी सेना लेगी, अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा कर लिया जाएगा, ऐसी बात की जाती है। तो वो है 17 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, ध्यान रखना है, बक्सर के युद्ध के बाद ही शाह आलम द्वितीय हमारे मुगल दरबार में बैठे हुए हैं, तो ये भी बात को याद रखना है। आगे के क्वेश्चन में अगर कभी अगले सेट में कभी बनता है तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाना की उपाधि दी गई थी? तो बता दें कि अशोक बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही अल्प आयु में उपाधि को धारण करता है।
क्योंकि इनकी आयु काफ़ी अल्प है, इसी कारण से ये पूरा भार जो है वो बैरम खां ने संभाला था। और माना जाता है कि बैरम खां इस समय में वकील थे और इनको खान ए खाना के भी उपाधि दिया गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि बैरम खां हज जाने के क्रम में गुजरात के आसपास इनकी मृत्यु भी हो जा रही है। तो इतिहासकार के बीच में डिबेट है, कोई कहते हैं कि अकबर के दुश्मन के द्वारा इनको मार दिया गया, तो कोई कहते हैं कि नहीं, इनको अकबर ने स्वयं मरवा दिया, ठीक। लेकिन ध्यान रखना ये हमारे बैरम खां हैं जिनकी मौत जो है लगभग 1561 ईस्वी में हो जा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बैरम खां इसका राइट आंसर होगा, बैरम खां। बैरम खां को ही खाने खाना की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 40वें नंबर की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो त्रिपक्षीय संधि बता दें, यहाँ पे मुगल शासन को अफगानिस्तान में स्थापित करना था, शाह शुजा को, ठीक है। तो ये स्थापित करने के लिए ही ये सारा कुछ चल रहा था। तो 1838 में एक ब्रिटिश अधिकारी, साथ में महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। तो ध्यान रखना है तीन त्रिपक्ष क्यों कहा जा रहा है, इसको भी प्लीज माइंड में रखिएगा। त्रिपक्ष इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह, हम खाली स्टार्टिंग वर्ड लिख रहे हैं, प्लस ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम अभी हम लोग आंसर में लिखेंगे वो, ठीक है, प्लस शाह शुजा। क्यों? क्योंकि शाह शुजा को अफगानिस्तान में जाकर के बैठाना है, इसीलिए इन तीनों के बीच में संधि हो रही है और ये संधि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा। लॉर्ड ऑकलैंड, क्योंकि अफगानिस्तान में शाह शुजा को फिर से स्थापित करना है, फिर से बैठाना है, इसीलिए त्रिपक्ष की संधि हमें देखने को मिलती है 1838 ईस्वी में, ठीक है। 1838 ईस्वी में हमें ये तीनों संधि देखने को मिलती है, ठीक। आते हैं 41वें नंबर की तरफ। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? खिलाफत सम्मेलन की अगर बात की जा रही तो आपके दिमाग में खिलाफत आंदोलन जरूर आ जाना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के बारे में कोई जिक्र करता है तो ये भी बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन कोई और आंदोलन नहीं, बल्कि ये टर्की में खलीफा को हटाने के ऊपर ये एक विवाद छिड़ गया था। खलीफा शब्द जो है वो एक इस्लाम के लिए बहुत ही धार्मिक गुरु माने जाते थे, उनको गद्दी से हटाया जा रहा था, इसी कारण से ये युद्ध निकल के सामने आती है। अली भाई गांधी जी से आकर के मिलते हैं और उसके बाद इसको एक पूरे भारतीय का एक आंदोलन कहने का बात कहते हैं अली भाई, ठीक है। और इसी में गांधी जी बड़ा प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा ही यहाँ पर अखिल खिलाफत सम्मेलन का बात किया जाता है और ये जो राष्ट्रवादी संगठन बनती है जहाँ पर लोग इसी चीज़ का विद्रोह कर रहे होते हैं कि हाँ मतलब कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और इसकी जो स्थापना है महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली में की जाती है। तो दिल्ली कहीं है आंसर मेरा, हाँ दिल्ली मिल रहा है, ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा। प्रथम फैक्ट्री 1651 किस नदी के तट पर स्थापित किया गया है? ये हुगली कलकत्ता नदी के पास हमें कलकत्ता के आसपास स्थापित करते हुए नजर आएंगे शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। 1628 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, ये भी बात ध्यान में रखना है कि 1628 के आसपास से उनका कार्यकाल शुरू होता है और 58 तक वो इस कार्यकाल के गद्दी में बैठे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? हुगली इसका राइट आंसर होगा, कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है हुगली इसका राइट आंसर होगा। हम लोग राष्ट्रीयवादी सबसे प्रथम राष्ट्रवादी अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं किस महिला को कह के पुकारते हैं? हम लोग मानते हैं कि किसने आखिर राष्ट्र का जननी, सॉरी, ठीक है, इसको ऐसे ही कह लेते हैं। राष्ट्र की जननी किसको कह के पुकारते हैं? राष्ट्र की जननी जिनको कहते हैं उसी का आंसर क्या होगा इसके बाद वाला? क्या है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 1907 में जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था? और इन्हीं को हम लोग भारत राष्ट्र की जननी कह के पुकारते हैं क्योंकि इन्होंने ही रास्ता हमें सिखाई थी, ये जननी थी। तो ये जो हमारे लिए आंसर होंगे स्टुगार्ट, याद रखना है स्टुगार्ट में फहराया गया झंडा है। 1907 ईस्वी में जर्मनी में फहराया गया, स्टुगार्ट जर्मनी में है, ठीक है।
1907 ईस्वी में फहराया गया ये झंडा, और ये झंडा हमारी भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया है। हम लोग बहुत दिन पहले ऐसा ही हूबहू एक क्वेश्चन किए थे, जब ये सेट की शुरुआत हो रही थी तभी टाइम, और जब यूट्यूब पे डला रहा था तभी टाइम। तो इसीलिए कहते हैं कि बार बारी कि ये सारे टेस्ट से ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो क्यों ना हम लोग पहले ही कर ले। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना में सिंपल सा एक बात था कि यहाँ पर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था के लिए, महिलाएं भी शामिल हो सके समाज में, उसके लिए महिलाओं को समाज में अच्छा दर्जा दिलाने के लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मुंबई पुणे में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना 1884 के 82 के आसपास, ठीक है, 1882 के आसपास पंडिता रमाबाई के द्वारा बॉम्बे पुणे के पास हमें देखने को मिलता है इसकी स्थापना की गई है। आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बता दे। राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है तो इसमें कुछ चीजें तो तुरंत याद आ जाएगा। 1885 A.O. ह्यूम, ये भी याद आ जाएंगे हमारे। और ये जो सबसे पहले बैठक हो भी रही है तो वो महाराष्ट्र में हो रही है, ये भी बात दिमाग में आ जाएगा। और ये करने वाले कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे ये? तो वोमेश चंद्र बैनर्जी वोमेश चंद्र बैनर्जी थे। ठीक है, तो प्लीज वोमेश चंद्र बैनर्जी कहाँ पर हैं? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ना सर, दादा भाई नौरोजी ना सर, A.O. ह्यूम संस्थापक हैं, ये नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? W.C. बैनर्जी, मतलब क्या? वोमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखना है W.C. बैनर्जी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो जो लोग वोमेश चंद्र बैनर्जी पढ़े होंगे उनके लिए बड़ा इजी था ये सवाल। ठीक है, और आसानी से बन सकता था वोमेश चंद्र बैनर्जी। आते हैं अगले सवाल के ऊपर। मराठी समाचार पत्र केसरी, केसरी के संपादक कौन थे? केसरी मराठी समाचार पत्र, जहां राष्ट्रवाद को जगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए ऐसे समाचार पत्र लिखी जा रही थी। तो इसके जो लेखक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और माना जाता है कि यही तिलक के द्वारा एक राष्ट्रवादी उग्रवादी सोच की भी झलक देखने को मिलती है कि इनके अंदर थी। तो 1881 के आसपास ऐसा पत्र छपता था। ठीक है, जो केसरी पत्र हुआ करता था। अपने धन निकासन, बड़ा इजी सवाल है। ठीक है, 1901 ईस्वी, पहले बता दे, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासन तर्क, जिससे हम लोगों को समझ में आया कि ब्रिटिश सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं आए हैं, अपने फायदे के लिए आए हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? ब्रिटिश एम्पायर इन अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये ऐसा किताब लिखे थे, एक पुस्तक 1901 ईस्वी में। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा एक किताब लिखे थे 1901 ईस्वी में। और ये तो बड़ा इजी सवाल है, दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर होंगे। ये तो हर कोई सही किया होगा क्योंकि ये बचपन से हम लोगों को बताया गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? नील दर्पण नाटक बता दे। नील दर्पण, ये तो सवाल ही बड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पे नील दर्पण का बात हुआ है। तो हम बता दें कि किसानों से जबरन, किसानों की हालत कितनी दयनीय थी कि उनसे जबरन नील की खेती कराई जा रही थी भैया। ठीक है, जबरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी और उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप नील की खेती करें। इसी का वर्णन हमें इस किताब में देखने को मिलता है। और ये और कोई नहीं बल्कि ये हमारे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। बंगाल के बारे में, बंगाल के किसानों के बारे में वो लिखे हैं। 1858 से लेकर के 59 के बीच का ये किताब है। और इस किताब में बंगाल के किसानों का बारे में जिक्र देखने को मिलता है कि बंगाल के किसान को कैसे नील की खेती में ज़बरदस्ती कराई जा रही है और वो जबरन इस सारे काम को कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक उपनिवेश था। और ये उपनिवेश जो है फ्रांस के द्वारा इसकी कब्जा कर ली जाती है। चंद्रनगर की स्थापना जो 23 मार्च 1757 को होती है उसको फ्रेंचों के द्वारा ले लिया जाता है। पहले फ्रेंच का था, ध्यान रखना, पहले फ्रेंच का था। अब आते हैं अपने इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र वाले सवाल पे आते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? पहले तो ये दिमाग में रखना है, ये तकरीबन 2007 से 12 के बीच में हमें
11वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। में सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या है, जीडीपी का बात किया जा रहा है। वार्षिक संविदा दर का लक्ष्य क्या था, तो ये हमारे पास लक्ष्य 9% देखने को मिलता है। इसका लक्ष्य जो है वो 9% था, 9% था। आते हैं राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, क्या 11वीं में, क्या 10वीं में, क्या 9वीं में, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये 10वीं में शुरू किया गया है हॉर्टिकल्चर, जहाँ पे बात की जा रही है बागानों की, कि बागानों की संख्या को बढ़ाना है, ठीक है, बागवानी ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारे पास 10वीं में देखने को मिलता है। और 10वीं में ये बात बोला गया था 2005 के आसपास कि हमारे पास बागानों की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। इसके लिए इस चीज़ को लाया गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में, ठीक। आगे आते हैं सवाल के ऊपर। हमारा 51 नंबर तो हो चुका है, 52 नंबर की तरफ आते हैं। 52, हाँ। भारत में निम्न में से किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से इसे चीनी का कटोरा करके पुकारते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा, बड़ा इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या है, SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन में एक नोडल संस्था है। क्या एक नोडल संस्था है, क्या योजना आयोग है, विनियोग आयोग है, नीति आयोग है या वित्त आयोग है, क्या नीति आयोग है या वित्त आयोग है। ये दो चीज पे आपका दिमाग में फंस रहा होगा कि क्या ये नीति आयोग है, क्या ये वित्त आयोग है। तो SDG में तो आपको बता दें जो सतत विकास लक्ष्य है, इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं और इस सारे लक्ष्यों को पूरा करने के बाद किया गया है 2030 तक सारे लक्ष्य पूरे किए जाएंगे, ऐसे भी सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं। और ये सब कुछ नीति आयोग करती है, क्योंकि ये प्लान बना रही है, ये एक बता रही है कैसे हमको करना है, उस विकास तक कैसे पहुंचना है। इसी कारण से ये क्या होगा, नीति आयोग इसका काम कर रही है, प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, इसी कारण से गलती नहीं होना चाहिए था। छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है, छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य है किसी कार्य की आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संकलन होना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे ही घर है, ये एक खेत है, एक खेत में मेरे पिताजी अगर काम कर रहे हैं तो वो 5 केजी इस खेती से, पूरा खेती करने के बाद वो इस खेत से 5 किलो गेहूं निकालते हैं, 5 किलो गेहूं निकालते हैं। पापा को लगा कि हम घर में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं चलो बेटा तुम भी खेती कर लेना, लेकिन भैया हम जो खेती कर रहे हैं ना उससे उपज बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उपज वही खेत में 5 ही किलो हो रहा है। भले मेरे पापा का मेहनत कम लग रहा है, लेकिन उपज में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। इससे सरकार को या इससे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जीडीपी इसका नहीं बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद में इससे कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इस कारण से ऐसे को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। मतलब हम अपने आप को बेरोजगार नहीं कहेंगे, लेकिन हम बेरोजगार हैं। तो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संकलन होने से क्या होती है, ये छिपी बेरोजगारी कहलाती है। ब्याज का वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प वृद्धि ऋण देता है, प्लीज ध्यान रखना है। अगर बैंक पैसा रखने के लिए दे देता है आरबीआई को तो ये CRR पे लेता है, ठीक है, CRR पे। लेकिन जब आरबीआई बैंक को लेगी लोन तो वो किस पे देती है, रेपो रेट पे देती है, ध्यान रखना है, वो रेपो दर पे देती है, वो रेपो दर पे देती है, ठीक है। ये बड़ा ही इजी, अर्थशास्त्र का बड़ा ही इजी सवाल था। आते हैं, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है, तो पूंजी बाजार का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है, जहां पे पूंजी सही तरीके से चले, सही तरीके से जमा हो, इस चीज़ का पूरा जानकारी जो है इसके द्वारा रखा जाता है। सेबी करता है, ठीक है, पूंजी बाजार का पूरी जानकारी जो है वो सेबी करता है कि कोई धोखाधड़ी ना हो, सबके अकाउंट में सही से पैसा चले जाए, वो सेबी का ही पूरा कार्य होता है इसमें। बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, ये सब इंसान के भाव को क्या करता है, प्रकट कर रहा है कि मेरा बचपन ऐसा था, मेरा ये ऐसा था। तो ये क्या होता है, ये भावों को व्यक्त कर रहा है, तो ये अवस्था के बारे में वर्णन कर रहा है, ये भाव का व्यक्त कर रहा है, इसी कारण से क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। ये सवाल जब हम देखे थे तो हमको बड़ा जोर का हंसी आया था भैया, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है।
बहुत लोग ऐसा भी किए होंगे कि उनको दिखा होगा आंख का पर्यायवाची नयन, नयन में टिक करके आ गए। भैया यहाँ पूछ रहा है नहीं है, नयन है, नेत्र है, लोचन है, कान नहीं है। यहाँ पूछा ही जा रहा है कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया कान नहीं है। आते हैं विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। बहुत इजी सवाल है। विलोम शब्द का अर्थ इसमें तो ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं, विपरीत अर्थ वाला। मतलब क्या कि भैया दिन है तो रात होगा, सुख है तो दुख होगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, विपरीत बात को बता रहे हैं। ये विलोम शब्द जो होता है विपरीत अर्थ वाला होता है। बी नंबर राइट आंसर होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? हे भगवान हमें बुद्धि दो। तो हमारे घर में बोला जाता है हे भगवती हमें बुद्धि दो। हे भगवती, भगवनी नहीं होता है, भागनी नहीं होता है, भगवाइन नहीं होता है, भगवती होगा। ठीक है, बहुत लोग भगवाइन भी करके आगे होंगे, लेकिन ध्यान रखना है भगवान शब्द का अगर घर पे मम्मी लोग के मुंह से सुने होंगे कि हे भगवती, हे भगवती होता है। प्रियतम, आहा प्यारा शब्द मिल गया है हिंदी में, यही सब चीज़ तो अच्छा है कि प्रियतम का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतमा। बोलते ना मेरी प्रियतमा हो तुम, ठीक है, तुम मेरी प्रियतमा हो, प्रियतमा मुझे छोड़कर मत जाओ, तो क्या होगा? प्रियतमा इसका राइट आंसर होगा। आते हैं माँ से चला नहीं जा रहा है, कर्ता नहीं, कर्म को करण से, अपादान के लिए से अपादान कारक। ठीक है, अपादान इसका राइट आंसर होगा। से अपादान से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजपुत्र जो है वो तत्सम समास का उदाहरण है, सॉरी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूल शब्द है वो पुत्र है, इसमें जो मूल शब्द है वो पुत्र है, और इसी कारण से ये क्या होगा? ये तत्सम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि बाद में जो शब्द लग रहा है वही मुख्य है, राज मुख्य नहीं है। इसमें जो मुख्य है वो पुत्र है, इसी कारण से ये बाद में जो शब्द लग रहा है वो मुख्य बन रहा है, तो तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी और विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तियों की रचनाएं किस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं? गांधी जी का कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए साहित्य शास्त्र हो जाएगा, फिलोसफिकल पॉइंट हो जाएंगे। गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं वो हमारे साहित्य में काम आएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? साहित्य शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे यही सब चीज़ तो देखते हैं। पराजय शब्द का उपसर्ग क्या है? पराजय तो बड़ा इजी है, इसको संधि विच्छेद कर देना था ना। परा प्लस जय सर, मतलब जो जय नहीं हो पाए। ठीक है, जो जय नहीं हो पाए, जो जय नहीं हो पाए, पराजय हो गए। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? परा उपसर्ग है, पर नहीं, पौ नहीं, परा उपसर्ग है, क्योंकि जो जय नहीं हो पाए वो पराजय हो गए, तो पराज के जय के आगे क्या लग गया है? परा लग गया, इसी कारण से राइट आंसर क्या होगा? पराजय। ठीक है, तो परा उसका राइट आंसर होगा। आकाश पाताल एक कर दिए, आकाश पाताल एक कर दिए एग्जाम निकालने के चक्कर में, मतलब क्या बोलते हैं ऐसा शब्द कि आकाश पाताल एक कर दिए थे तभी जाकर के ये हो पाया है। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। ईश्वर पे जो विश्वास रखते हैं, हम भी बोलते हैं या फिर घर में सुनते हैं कि यार हमको ईश्वर पे बहुत विश्वास है, तो बोलते हैं भैया आप आस्तिक हैं। अरे हमको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, अरे भैया तब तो आप नास्तिक हैं। तो क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास रखने वाले आस्तिक कहलाते हैं। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल एक जलज पदार्थ है। जलज मतलब कि जल में उत्पन्न लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। क्या होगा? जल में रहने वाला नहीं, जल में जल देने वाला नहीं, जल से भरा हुआ नहीं, जल में उत्पन्न लेने वाला या फिर जल में जन्मा हुआ, जैसे कि कमल। बहुत बढ़िया, ठीक है, कमल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बल की दिशा विस्थापन के साथ बल के गुणनफल का क्या हो जाता है? सॉरी, ये सवाल कंप्लीटली जो है वो साइंस का है, और साइंस मनोज सर आपको आगे लेकर के चलेंगे। मेरे साथ इतना ही था, थैंक यू। उसके आगे का भी सेट हम लोग यूं ही करेंगे, आप लोग अपना सेट को आसानी से देते रहिए, एनालिसिस आपको यहीं पे मिलते रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस ऊंची उड़ान के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार कांस्टेबल का सेट नंबर 15 का, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? पहला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, 69 से हम लोग को देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है? बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? बल के दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो एक फार्मूला है किसका? तो कार्य का। कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल और विस्थापन को क्या दर्शा रहा है? कार्य। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा,
डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। संवेग का फार्मूला कई बार आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? ठीक है, वेग इनटू द्रव्यमान। क्या होता है? वेग इनटू द्रव्यमान क्या होता है? तो संवेग होता है। ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बल और विस्थापन से बन गया, वैसे ही वेग और द्रव्यमान से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो क्या होगी दोस्त? तो ये हो जाता है, जैसे कि देखो कोई भी व्यक्ति है तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब अगर दर्पण में देखना हो तो उसके लिए ये आवश्यक है कि उस दर्पण का साइज उसके लंबाई का आधा होना चाहिए। आधा रहेगा तब ये देख पाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। ठीक है, ये 1.5 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर के आविष्कारक की बात कर रहा है तो ये कौन हो जाते हैं? ब्रॉन्सा। ब्रॉन्सा ने स्कूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, डेमलर की बात कर ले तो डेमलर ने किसका आविष्कार किया था? तो विद्युत इंजन जो होता है, विद्युत इंजन, विद्युत इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने किया था। आइंस्टीन का नाम किस लिए आता है? तो सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत कई बार पूछता है। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? तो आइंस्टाइन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो ये दोनों हो जाती हैं, आवेशित और अनावेशित किरणें। आवेशित, ठीक है, प्राथमिक किरणों के घटक होते हैं। जो प्राथमिक किरणें होती हैं उसका जो घटक होता है उसे आवेशित कण, और जो द्वितीय किरणों के जो घटक होते हैं उसको अनावेशित कण कहा जाता है। और कॉस्मिक किरणें ये दोनों हो जाती हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणें ये दोनों हो जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं दो क्रमांगत शीर्ष, दो क्रमांगत शीर्ष के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन है तरंग की ऊंचाई, तरंग की आवृत्ति, तरंग काल या तरंग दैर्घ्य। यानी तरंग के बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखो ये है, ये ध्वनि की ही चाल इस दिशा में है तो इसका तरंग ऐसे जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ऐसे जाता है, पहले ऊपर जाएगा फिर बराबर में आएगा फिर नीचे जाएगा। देखो एक ऊपर जाके नीचे आना फिर नीचे से ऊपर जाना, इतनी दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इतनी दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको इस रूप में जानते हैं या फिर से इसको ऊपर ला के नीचे ला देते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की और इसके बीच की मतलब ये जो दूरी है ये भी तरंग दैर्घ्य हो जाती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई यही हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य की लंबाई या तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं या यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। ये है तरंग दैर्घ्य की लंबाई और यही पूछ रहा है। ठीक है, यही पूछ रहा है। ओके ओके, एक गर्त और एक श्रृंग की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट का उपयोग किसी व्यक्ति, डॉट डॉट का उपयोग क्या कह रहा है? डॉट डॉट का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। टोनोमीटर का प्रयोग, आंख से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसको पता लगाने के लिए इसका प्रयोग खास करके किया जाता है। आंखों के अंदर का दाब माप के पता किया जा सकता है तो टोनोमीटर के द्वारा ऐसा किया जाता है। मैक मीटर क्या होता है? तो आप लोगों ने मैक संख्या के बारे में सुना होगा। मैक संख्या यानी ध्वनि के चाल के बराबर किसी वस्तु की गति हो, जैसे रॉकेट की गति, तो एक मैक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि रॉकेट की गति 2 गुना 3 गुना, जैसे 2 मैक 3 मैक होती है, यानी कि ध्वनि की चाल से वो 2 गुना 3 गुना तेज गति से चल रहा है। तो वही मैक मीटर, यही सब दर्शाने के लिए हालांकि मैक मीटर का प्रयोग किया जाता है। और बात करें ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ हो जाता है? तो जो वाहन होते हैं, वाहन इनकी दूरी तय करने के लिए ये सब प्रयोग होता है। ओडोमीटर का, विस्कोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये श्यानता को नापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? मंदक का कार्य कौन कौन करता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट करता है। मंदक का कार्य भारी जल और ग्रेफाइट के द्वारा किया जाता है। किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स का नियम को प्रकट करता है V प्रोपोर्शन T। V प्रोपोर्शन T ये चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। अब आगे का क्वेश्चन की बात करें तो धोवन सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोवन सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए CaCO3। ठीक है, CaCO3। और इसका हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, MgCO3। और पोटेशियम का K2CO3। ये सब फार्मूला भी कई जगह पूछ देता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो शुद्ध पानी होता है ना, उसमें विद्युत का चालक 9 के बराबर होता है। शुद्ध पानी में उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम क्लोराइड, ये सब होता है, तो उसमें विद्युत का चालन अच्छे से होता है। लेकिन शुद्ध पानी की बात करें ना, तो उसमें विद्युत 9 के बराबर संचालित होता है, 9 के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो होता है ना शुद्ध पानी, वो विद्युत का चालक नहीं, कुचालक भी कह सकते हैं, या खराब चालक कह सकते हैं। कुचालक ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक है, क्योंकि एकदम शुद्ध पानी होना, उसमें विद्युत का संचालन नहीं होता है, 9 के बराबर, एकदम 9 मात्रा में होता है। अब आप बात कर लें टैलोनाइट और कोबाल्ट। टैलोनाइट कोबाल्ट और का एक संयोजक है। टैलोनाइट किसका किसका संयोजक है? तो टैलोनाइट जो होता है कोबाल्ट और क्रोमियम का संयोजक होता है। टैलोनाइट जो होता है कोबाल्ट और क्रोमियम का संयोजक होता है। ओके, आगे की बात कर लें तो रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो सिंथेटिक। ठीक है, एक फाइबर होता है सेलुलोज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है रेयान कपड़ा बनाने के लिए। ओके, और ये सब तो एक तरह से चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूसिलेट और गोंद, ये गोंद जो होता है वो एक चिपचिपा पदार्थ है। ओके, लेकिन सेल्यूलोज ये रेयान कपड़ा बनाने के काम आता है। फिर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 80 के बाद आ जाएगा 81। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो CH2CH2OH का सूत्र यौगिक का नाम क्या है? CH2CH2OH सूत्र वाले यौगिक का क्या नाम है? तो ये इथेनॉल का नाम है। ठीक है, इथेनॉल। इसका फार्मूला एक और होता है C2H5OH, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूला है, CH2CH2OH भी फार्मूला हो जाता है, और ये भी इसका एक रूप है। ठीक है, ये मीथेन का CH4 आप लोग को पता होगा, CH4। क्लोरोफॉर्म का होता है CH2। ठीक है, Cl2। एसिटिक एसिड का CH3COOH, ये किसका हो जाता है? एसिटिक एसिड का। CH3COOH। मीथेन का तो पता ही होगा CH4, और इथेनॉल का C2H5OH भी होता है, और CH2CH2OH भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस क्लोरीन के साथ मिलाकर करती है, काम में लिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे दो गैस मुख्यतः काम में लिया जाता है, एक अमोनिया भी लिया जाता है, एक ओजोन लिया जाता है, ओजोन। लेकिन सबसे ये द्वितीयक हो जाता है, अमोनिया द्वितीयक हो जाता है, ये द्वितीयक रूप में, अगर ओजोन नहीं रहता तो वो सही हो जाता, लेकिन ओजोन एक तरह से प्राथमिक रूप से लिया जाता है। ओके, क्लोरीन के साथ ओजोन का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ओके, जोनास सिसाल्क का नाम किस लिए आता है? तो पोलियो का जो टीका होता है, वैक्सीन वो नहीं जो पिलाया जाता है, वो नहीं, जो टीका आता है। ठीक है, जोनास साल्क, पोलियो का टीका, पोलियो टीका की खोज इन्होंने किया था। लुई पास्चर का नाम रेबीज के टीके की खोज के लिए भी आता है। एंथ्रेक्स के टीके का भी के लिए नाम आता है। पास्चुराइजेशन के लिए भी इनका नाम लाता है। ओके,
तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है, सबसे बड़ा बंदर यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा अगर ऑप्शन से देखें हम लोग, तो ऑप्शन से कौन सा हो जाता है, ऑप्शन से गोरिल्ला जो है ना, गोरिल्ला ये एक तरह से बंदर नहीं है, ये बानर प्रजाति का है, ठीक है, ये बानर हो जाता है, बानर। तो ये सही नहीं होगा, बानर और बंदर दोनों अलग होता है। बैबून जो होता है ना, ये एक तरह से सही हो जाएगा, बैबून जो होता है वो एक तरह से सही हो जाएगा, गोरिल्ला नहीं होगा, गोरिल्ला वो बानर प्रजाति का हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था, गर्भावस्था, ओके, गर्भावस्था प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। क्या डॉट डॉट गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि का पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। वो क्या हो जाता है, प्रसूति विज्ञान के तहत गर्भावस्था का भी अध्ययन किया जाता है, प्रसव का भी, और प्रसवोत्तर यानी प्रसव के बाद का जो होता है प्रक्रिया, उसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेत्र विज्ञान में तो नेत्र के रोगों से संबंधित जो नेत्र रोग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है इसमें। ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कैंसर का, ये कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो डॉट डॉट जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है, तो उभयचरों का, उभयचरों का संबंध किस विज्ञान से है, तो हर्पेटोलॉजी, ठीक है, हर्पेटोलॉजी है वो उभयचर का अध्ययन करता है, ओके। इथोलॉजी ये थोड़ा अटपटा है, इक्थियोलॉजी रहता है, इक्थियोलॉजी तो मछलियों का अध्ययन हो जाता। मैमोलॉजी ये जो होता है स्तनधारी, स्तनधारी, स्तनधारियों का अध्ययन ये हो जाता है, ठीक है, स्तनधारियों के। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या है, तो जीवों की संरचना से संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजक या संयोजी ऊतक कौन सा हो जाता है, तो अस्थि भी एक तरह से संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, और उपास्थि भी संयोजी ऊतक है। लेकिन जो कंकाल पेशी होता है, कंकाल पेशी होता है, ये संयोजी ऊतक नहीं है, ये संयोजी ऊतक नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 नंबर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाद्य जो किसी एथलीट को, इस एथलीट को यहाँ पे तत्काल हो जाएगा, तत्काल, ठीक है, तत्काल, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, काल ऊर्जा नहीं, तत्व, वहां तत्व छूट गया, ओके। तत्काल ऊर्जा ध्यान रखिएगा, तत्काल ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से। हालांकि इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी रहता है तो गलत नहीं रहता, दोनों नाम सेम ही है। अब ये सब से तो प्राप्त नहीं होता, विटामिन तो एक तरह से ये सब प्रोटीन, ये ऊर्जा वगैरह देने का कार्य नहीं करता है। प्रोटीन ऊर्जा देता है लेकिन उतना नहीं जितना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रदान करता है, हालांकि ग्लूकोज ऊर्जा के लिए ही बना होता है, ओके। प्रोटीन तो हमारे अंदर के जो कोशिकाओं की क्षति हो जाती है उसका मरम्मत करता है, अंगों का वृद्धि करता है, मतलब कोशिका का निर्माण एक तरह से करने का कार्य करता है प्रोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, कौन से विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो विटामिन, देखिए ए की बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है रिटेनाल है, रिटेनाल, ठीक है, रिटेनाल, रिटेनाल हो जाता है। बी को थायमिन कहते हैं, थायमिन, हालांकि इसमें बी में 8 प्रकार के होते हैं, 8 को होता है बी में, B1 2 3 5 6 7 9 11 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लेकिन B1 का थायमिन होता है, डी का जो होता है विटामिन डी का, उसका होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और यहाँ क्या दिया हुआ, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसका हो जाता है, ई का, विटामिन ई का क्या हो जाता है, तो टोकोफेरॉल हो जाता है। अब देख लेते हैं मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य कौन करता है, तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। लाइपेज की बात कर लें तो ये वसा को तोड़ता है, वसा, वसा हम लिख दिए, ठीक है, वसा, वसा को ये तोड़ता है। और प्रोटीएज ये प्रोटीन को तोड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रोटीन को तोड़ता है। और पेप्टिडेज पेप्टाइड्स को तोड़ता है, ये पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को ये तोड़ने का कार्य करता है।
अब बात कर लें विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है, तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन हो जाता है, तो भैया जो अमेरिका जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश हो जाता है। कंप्यूटर वाला सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला ये हो जाता है। अब देख लेते हैं सारे कंप्यूटरों में लागू होता है। अब सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होगी, तो जो मशीनी भाषा होती है वो इसमें लागू होता है। ठीक है, मशीनी भाषा हालांकि लागू होता है। ये सब भाषा हालांकि उच्च स्तरीय भाषा है। जो मशीनी भाषा में सारे कंप्यूटर में प्रयोग होता है वो मशीनी भाषा ही प्रयोग होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जामों में। अब थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का। ओके, थोड़ा यहाँ जगह चाहिए इसके लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जब 4230, 5986 और 9559 को बड़ी से बड़ी संख्या यम से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल यन प्राप्त होता है। ठीक है, यम माइनस यन का मान कितना होगा। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। हम इसका प्रोसेस बता दे रहे हैं, आप निकालिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यम का मान निकालने के लिए पहले हम लोग यम का मान निकालेंगे। तो यम का मान निकालने के लिए बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या जैसे 9059, इसमें से एक बार ये और एक बार ये घटा देंगे। पहले 59, ठीक है, 5986 ये हो जाता है। ओके, और फिर से 9059 में से ये भी हटा देंगे, 4230 और फिर इसमें से ये घटा देंगे 5986 माइनस 4230। ठीक है, ये जो भी आता है, ठीक है, यहाँ जो भी बचता है कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी होता है, ठीक है, इसका इन तीनों का घटाने के बाद इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF जब निकालिएगा ना तो वो कितना आएगा, 439 आएगा। ठीक है, 439 आएगा। अब ये क्या हो गया, ये m का मान हो गया। जो 439 आएगा HCF, वो क्या होगा, m का मान हो जाएगा 439। अब हमें n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे ना, n का मान निकालने के लिए 439 है, 439 को पकड़ेंगे और तीनों में से किसी भी अंक को उठाएंगे, किसी भी को उठा लीजिएगा, सेम वही आएगा। तो हम पहला ही उठा लेते हैं 4230। ठीक है, 4230। अब इससे इसमें भाग दे देते हैं, कितना से, 4439 से। इसमें जब भाग देंगे, जो HCF हम निकाल रहे हैं, HCF तो m का मान हो गया। ठीक है, अब जो 439 से इसमें हम भाग देंगे ना, ठीक है, तो शेष जो हमारा बचेगा, शेष वो क्या बचेगा, 279। या इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए या इसमें भाग दीजिए 439 से, तो शेष हर हाल में 239 से आना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये n का वैल्यू हो जाता है, n बराबर 279 आ जाएगा। ठीक है, 279। और हमारा लास्ट में क्या पूछा है, m माइनस n का वैल्यू निकालना है। तो m माइनस n का क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू हम लोग 439 निकाल लिए हैं और n का वैल्यू 279। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 0 और 13 में से 7 जा 6 और 160 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से घटाने में थोड़ा समय लगता, आप लोग को थोड़ा बोरियत महसूस होता, इसलिए हम नहीं किए हैं, आप खुद कर लीजिएगा। घटा के इसका HCF निकाल लीजिएगा। HCF जो निकलेगा, ये घटाने के बाद इसका HCF निकालना है, जो भी अंक आएगा। तो HCF जो होगा वो 439 होगा। अब 439 में से कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, कोई भी, तो उसमें 439 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आएगा 279 और 279 वो n का वैल्यू दे देगा। अब m माइनस n निकालना है तो m माइनस m निकाल दिए तो 160 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ, यदि तो हालांकि देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में SSC वगैरह में पूछ देता है।
कांस्टेबल में बहुत कम ही देखने को मिलता है। यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से यन का साधारण ब्याज इतना होता है तो यन का मान क्या होगा? तो ये बहुत आसान है। एन का यानी साधारण ब्याज का फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। तो इस पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है? P कितना दिया है? 4800 ठीक है, गुणे आर, रेट कितना है? वार्षिक दर 15 है, और हमें जो निकालना है वो एन यानी कि टाइम निकालना है, वही तो एन निकालना है ना, एन। अब बटे 100 बराबर कितना ब्याज है? तो 2160, 2160। अभी इसको कट लेंगे, 2 0 से 2 0 कट लेगा, ठीक है। और यहाँ 15 से इसको काटते हैं, 15 कम में 15 और बचा कौन? 6, ठीक है। तो 6 छठ 15 चौको 60, फिर से 6 यहाँ बचा, 15 चौको 60, 144 बार में कट जाएगा। अब देखिए 48 से फिर इसको काट देंगे 3 बार में कट जाएगा, और यही एन का वैल्यू हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, और यही हमारा साल होगा, यानी कि आंसर यही हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हो जाता है 94 के बाद 95 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? तो ये कहता है कि साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर कि देखिए 3 साड़ी पे हमको 2 साड़ी का निकाल देंगे तो 66 66.5% यही आंसर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि 3 साड़ी तो वही दे रहा है, 2 साड़ी वही दे रहा है, इसमें भी उसका लगा है, इसमें भी उसका लगा है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो उसका हो जाता है, ठीक है। ये तो 3 और 2 5, तो मान लीजिए ये तो उसका मूलधन हो गया। इस पे आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 20 बार में, और 20 दूनी 40, 40% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है बुआ? तो 2 संख्याओं, क्या दिया है दोस्त? 2 संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 2 संख्याओं का, मान लीजिए संख्याएं x और y हैं, दोनों संख्याएं एक x और एक y, तो x प्लस y कितना दे रहा है? 25 दे रहा है, और x माइनस y कितना दे रहा है? तो 15 दे रहा है, ठीक है। 15, हाँ 15 ही है। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, y से y खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस घट गया, खत्म हो जाएगा। यहाँ 2x हो गया, और यहाँ क्या होगा? ये जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, ठीक है। तो 2 से इसको कट कर देंगे 20 बार में, तो x का वैल्यू 20 आ गया। अब देखो x का वैल्यू जब 20 है तो y तो ऐसे पता चल गया कि 5 और जोड़ देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा x और y, तो 5, y का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, y बराबर 5, ठीक है। y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई 25 है। x का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू इसमें किसी एक में रख दीजिएगा तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कौन सा हो जाता है? x संबंधे y, 20 संबंधे 5, इसको रेशियो में लाएंगे तो 4 संबंधे 1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। 5 संबंधे 4 कहाँ गया? सॉरी 4 संबंधे 1 कहाँ गया? तो 4 संबंधे 1 जो गया है वो चला गया है कहाँ पे? तो 1 मिनट, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। 4 संबंधे 1 कहाँ गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, 2 संख्याओं का, यहाँ क्या पूछ रहा है? 2 संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम 434 है। यदि संख्याओं में से एक 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाती है? तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है।
HCF गुणे LCM, LCM LCM, ठीक है, LCM बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पे रख दीजिएगा कोई भी, देखिए जैसे HCF निकालना हो, LCM निकालना हो, पहली संख्या दूसरी संख्या कुछ भी निकालना हो तो ये 3 दिया रहेगा, एक का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए HCF दिया है 7 और LCM 434, 7 गुणे 434 बटे क्या दिया है, तो एक संख्या 14 दे दिया है, पहला संख्या 14 और दूसरा संख्या तो निकालना है दूसरी संख्या। अब इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14। अब ये काट देते हैं, यानी कि इसको कितनी बार में कटेगा, 2 से 2 17, ठीक है, 217 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 217 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है 217, ऑप्शन बी में 217 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी स्टोर में क्या दे रहा है, तो किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है, ओके। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य से 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य देखना, अब देखो 260% लाभ ही दिया है, लाभ जो है 260%, यानी उसमें 100 और जोड़ देंगे तब ये तो जाके पूरा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो 260 प्लस 100 यानी 360 हो जाएगा, और 360 किसके बराबर है, तो 7200 के बराबर है, 7200 के बराबर है। और इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही था, 100 ही, ठीक है, क्रय मूल्य पे ही इतना % लाभ है ना, तो टोटल मिला के 360 हुआ। तो अब इसको कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0, 36 दूनी 72 और 1 0 इतना, यानी कि 20 गुणे 100 बराबर 2 और 0 लगा देंगे 2000। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है और चौथे वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि जो चक्रवृद्धि हो जाता है ना, मूलधन के साथ ब्याज पे भी ब्याज लगता है हर साल। तो 3 साल मान लेते हैं, 3 साल बाद ये मूलधन स्वयं हो जाता है, 3 साल बाद ये मूलधन स्वयं हो जाता है, ठीक है, ये मूलधन स्वयं हो जाता है। 1 मिनट, ठीक है, ओके, हाँ जी, चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये मूलधन स्वयं हो जाता है 625 ये मूलधन हो गया, और ये इस पे कितना फायदा हो रहा है, 75 है, 25 यानी 50 का फायदा हो रहा है, 50 ये प्रॉफिट हो गया, गुणे 100 कर देंगे और इसको काट देंगे, ठीक है, काट देंगे, 25 दूनी 50 और 25 25 यहाँ 625 और 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8%। कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपये में बेचा, ठीक है, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 400 रुपये में बेचा, जिसमें से उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ये भी बहुत है लॉजिकल की, यहाँ लॉजिक थोड़ा लगाएंगे। देखो 12 समान वस्तु को कुल 420 में बेचता है और इसको 7 वस्तुओं के बराबर हानि हो जाती है, तो 5 वस्तुओं के बराबर नहीं ये आएगा दोस्त, यानी 5 वस्तु बराबर 420, उसका जो एक तरह से मूलधन होगा वो हो जाएगा, ठीक है, मूलधन जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं 5 वस्तु, देखो 7 तो घाटा हुआ है, तो 5 के बराबर 420 हो जाता है, 7 तो घाटा हुआ है, तो 5 ना, 5 के बराबर नहीं ये हो गया, 5 के बराबर, काहे कि 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो अब देखो 5 के बराबर 420, तो एक 5 वस्तु 420 के बराबर, तो एक वस्तु 5 × 40 और 5 चौको 20, यानी 84 रुपया पड़ेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य, 84 रुपया। हमारा सही आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है।
ए सही हो जाएगा। इस तरह आज का डिस्कशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।